दिया आपने, क्या निकला हासिल बताइए आप। क्या किया आपने गरीब माइग्रेंट लेबरर्स के लिए? इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान कर दिया। कौन सा इकोनॉमिक पैकेज का? बड़े बुलंद बांग दावे, 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज, 20 लाख दिए, 20 लाख दिए। अरे मेरे भाई, माहिरीन ने कह दिया है, ब्लूमबर्ग क्विंट ने कहा है कि वजीर आजम मोदी ने कहा है कि मेरा 20 लाख करोड़ का पैकेज है, वो जीडीपी का 10% है। नहीं, वो 10% नहीं है प्राइम मिनिस्टर, वो 0.75% है। और कितना है? 1.5 लाख करोड़ भी नहीं है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। और बोले जा रहे 20 लाख करोड़। अरे 20 लाख कहां दिए भाई? आप बोल रहे जाके कर्जे लो। ठेला बंडी का कारोबार करने वाला, ऑटो पे टैक्सी चलाने वाला, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई को जाके लो। आप क्यों नहीं देते? आप दोनों अकाउंट में डालो पैसे आप। मगर नहीं, बड़ा इसका जिक्र हुआ, ऐसा की ऐसा की। लॉकडाउन की वजह से आज मैं एक विजुअल देखा हूं, उस विजुअल में यह कहा गया कि दिल्ली और जयपुर के रोड के ऊपर एक शख्स रोड पर बैठकर एक मरे हुए कुत्ते को खा रहा है। वजीर आजम, वो वीडियो देखिए आपको जज्बाती हो जाते हैं ना आप। रोड पर बैठकर मरे हुए कुत्ते को खा रहा है एक शख्स। बोल दो अब ये भी झूठ है? मैं देखा हूं, वो वीडियो है वो। और फिर एक ज्योति कुमारी, एक 14 साल की बच्ची है, 1200 किलोमीटर अपने जख्मी वालिद को साइकिल पर बिठाकर बिहार के बेगूसराय ले जाती दिल्ली से। तो ये आप देखिए कितनी, ये क्या हो गया है इन हुक्मरानों को कि कह रहे हैं कि नहीं, वो बच्ची साइकिल पर बिठाकर ले गई तो साइकिल फेडरेशन वाले बोल रहे थे आ जाओ तुमको हम ट्रेनिंग देंगे। अरे भाई, वो मजबूरी की हालत में तुम तौहीन कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उस बच्ची की गुर्बत का, उसकी मुश्किल का, तकलीफ का। अगर उसके पास तुम ट्रेन का इंतजाम कर देते बगैर पैसे लिए तो बच्ची 1200 किलोमीटर साइकिल पर अपने वालिद को बिठाकर नहीं लेकर जाती। अरे शर्म करो तुम लोग, हुक्मरानी तो कर रहे हो। एक गरीब बच्ची अपने वालिद को बिठाकर साइकिल पर लेकर जाती है और तुम मजाक उड़ा रहे हो उसका मजाक उड़ा रहे हो। 20 लाख करोड़ का पैकेज क्या मट्ठी पैकेज है ये? 1 लाख लोगों को तेलंगाना की हुकूमत ने ट्रेन से भिजाया, बंगाल को, बिहार को, झारखंड को। 6 करोड़ रुपए तेलंगाना की गवर्नमेंट ने दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपने कितने पैसे दिए बताइए? तेलंगाना से 6 करोड़ आप लेते हैं। और फिर वरंगल में आज मालूम हुआ, अखबार की रिपोर्ट है कि 4 लोग बंगाल के वो खुदकुशी कर लिए क्योंकि वो गनी बैग सीते थे, कारोबार नहीं मिला, वो तमाम के तमाम किसी एक बौली में कूदकर अपनी खुदकुशी कर लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, 1.27 बिलियन रुपीज उसमें, मगर उस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वजीर आजम बादशाह की तरह जैसा दिल में आया उसको बांट देंगे। क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आते उसमें आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर सबसे अहम बात कि लेबर्स में मिनिमम वेजेस को खत्म कर रहे हैं। हमारे मुल्क में 19 करोड़ 50 लाख वेज अर्नर्स हैं, जो 49% है हमारी वर्क फोर्स का, जो छोटे इंडस्ट्रियों में काम करते। क्या किया इन्होंने, इस सरकार ने क्या किया कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट इन लोगों को नहीं, बल्कि उसकी जगह पर और मसाइब और मुश्किलात ला दिए। यूपी की गवर्नमेंट ने 30 कानून को सस्पेंड कर दिया जो वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 चलेगा, 30 कानून को ख़त्म कर दिए। माने वो कानून क्या थे कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत है, वो ख़त्म हो गया। टॉयलेट की ज़रूरत है, वो ख़त्म कर दिए। उसको ब्रेक मिलना, वो ख़त्म कर दिए। यानी उसको खाना मिलना हफ्ते में, वो ख़त्म कर दिए। सेफ्टी नॉर्म्स को ख़त्म कर दिया गया है। अरे फिर ये इंसान है क्या है ये लोग? एक वर्कर है। आप बताइए कि इस तरह से मजदूरों पे जुल्म किया जा रहा है। और ये क्या था, ये जो कानूनों ख़त्म कर दिया गया, ये क्या था कि मजदूरों को बगैर उनकी सुनवाई करे उनको नहीं निकाल सकते,
उनको तनख्वाह देना, मगर ये नहीं समय, ये मौका अच्छा था लॉकडाउन का, निकाल दो। ये सब गलत हो रहा है। इससे इन्वेस्टमेंट चीप लेबर का नहीं है। अगर ये सब होता तो फिर लोग कंपनीज वियतनाम, फिलीपीन क्यों जा रहे? वहां पर भी ये तमाम चीजें हैं। और एक और अहम बात जो मैं आपके सामने करना चाह रहा था कि वायरस का नाम लेकर तबलीगी जमात को, मुसलमानों को, इस्लाम को बड़ा बदनाम किया गया। मैं जिम्मेदारी के साथ पूछना चाह रहा हूं, एक हिंदी टीवी चैनल के उनके एडिटर हैं जो बैठकर लैंड जिहाद, कोरोना जिहाद, आपने बड़ी बड़ी बकवास की है। आपके ऑफिस में हमारे एडिटर साहब, आपने ट्वीट करके कहा था कि मेरे दफ्तर में किसी को बुखार आया तो फिक्र की बात नहीं है, आकर काम करो, कोई डरने की बात नहीं है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि बुखार खांसी है तो कल से आके काम करना, नहीं तो फिर काम नहीं करना। अब वो महाशय जो टीवी पर बैठकर कोरोना जिहाद, तबलीगी जमात बोल रहे थे, क्या हुआ? उनके ही दफ्तर में करीब 60 लोगों को, बल्कि आया एक में 60, एक में 28 उनके एम्प्लॉयज को कोविड हो गया। ये किसने लेकर आया उनको? कैसे आ गया आपके पास कोविड वायरस? मेरे बोलने से आया क्या? अरे दिमाग इस्तेमाल करो, तुम इंसान हो तो। तुम टीवी के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बातें कर रहे थे, आज वही बीमारी तुम्हारे दफ्तर में आ गई, और बजाय तुम अपने एम्प्लॉयज को उनको सेफ्टी फराहम कर दो, तुमने धमकी दी उनको, पूरों को आ गया। और फिर जहां पर ये टीवी चैनल का दफ्तर उत्तर प्रदेश में आता, मैं वजीर आजम को बताना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या हो रहा है लद्दाख में? वजीर आजम 56 इंच का सीना का आप दावा करते हैं, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। चाइना क्या नहीं कर रहा है लद्दाख में? क्या लद्दाख कारगिल बनने जा रहा है? मैं सवाल कर रहा हूं वजीर आजम से। वजीर आजम आप बताइए क्या हो रहा है लद्दाख में? कितनी जमीन पर, मेरा सवाल वजीर आजम से है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से है कि लद्दाख में चीन की आर्मी ने कितनी जमीन पर हमारा कब्जा किया है अभी तक? आप बताइए हमको, देश जानना चाहता है, मुल्क जानना चाहता है। और फिर जो गालवान रिवर है उसमें कितनी पंगांसू है, वहां पर चीन की आर्मी ने कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया? बताइए, बताइए वजीर आजम, ये देश जानना चाहता है क्या हो रहा है सिक्किम में। क्यों चीन इतने ट्रांसग्रेशंस कर रहा है? क्यों चीन लद्दाख में घुसकर बैठ रहा है? इसका कोई जवाब नहीं है। ये टीवी चैनल जो 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे जो बैठकर अपने बादशाह की चमचागिरी करते हैं, उनकी तारीफ खुशामद करते हैं, तलबे चाटते हैं। अरे कभी तुमने एक प्रोग्राम किया कि चीन क्या कर रहा है? चीन क्या कर रहा है? लद्दाख में घुस रहा है। मेरा सवाल है, बताइए आप। एलिस वेल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी, उसने कह दिया कि हाँ चीन इस तरह की हरकतें कर रहा है। और यह बात क्या सच नहीं है वजीर आजम कि इस साल 2020 में चीन 4 महीने में 170 लाइन ऑफ LAC पर ट्रांसग्रेशन चीन की तरफ से हुई हैं, और उसमें से 130 लद्दाख में हुई हैं। 130 लद्दाख में हुई, 130 लद्दाख में हुई हैं। उसी 4 महीने 2019 में सिर्फ 110 हुए थे। बताइए वजीर आजम, ये कौन जिम्मेदार है इसका? और जब चीन की बात आती तो ये तमाम BJP RSS के लोग खामोश हो जाते। कहां गई तुम्हारी मुल्क से मोहब्बत? क्यों खामोश बैठे हो? सांप सूंघ गया क्या तुम लोगों को? चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई हो जो भारत की जमीन पर 1 इंच भी लेने की कोशिश करता, हमको खामोश नहीं बैठनी चाहिए। मगर आप चीन की बात आई, ये सिलेक्टिव एमनेसिया क्यों हो जाता है आप लोगों को चीन की जब बात आती है? रूलिंग पार्टी, मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, चीन कितनी जमीन पर लद्दाख में अब तक कब्जा किया है? यह बताना चाहिए, देश जानना चाहता है। नेपाल जैसा छोटा मुल्क है, प्राइम मिनिस्टर, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इंडिया में जो कोविड हुआ है, जो वायरस हुआ है, वो इटली और चीन से भी ज्यादा खतरनाक है। नेपाल जो हमारा दोस्त, बरसों का दोस्त, वो कह रहा है कि
वो अपना मैप जारी कर दिया जिसमें हमारे मुल्क के हिस्सों को दिखा रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है वजीर आजम आपकी? क्या पॉलिसी है आपकी कि चीन, नेपाल इस तरह की हरकत कर रहा है? कोई इनके पास जवाब नहीं है। क्या कर रही हुकूमत किसी को नहीं मालूम। मगर हां, एक बात है कि कल बोलेंगे कि दिया जलाओ, लाइट बंद कर दो, थाली बजाओ। अरे हुकूमत के ऐवानों में बैठने वालों, गरीबों की इस तकलीफ को भी समझो। माइग्रेंट लेबरर्स भूख के मारे हजार हजार किलोमीटर, एक शख्स बंबई से तेलंगाना को आया और आकर उसको कोविड हो गया। बंबई से पैदल आया, मुंबई से पैदल आया तेलंगाना को, 550-600 किलोमीटर का सफर पैदल आया वजीर आजम। क्या फायदा आपके पीएम केयर्स का? किस लिए उठा के रख रहे हैं आप? लेबर्स चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैर में छाले पड़ रहे हैं, और आप क्या कभी हम भूल सकते हैं उस शख्स को हम भूल सकते जो फोन कर रहा था, जो बिहार का था, जिसका बेटा मर गया था, चीखे मारकर तकलीफ, उसकी तकलीफ दे फोटो। अगर किसी इंसान के दिल में धड़कता हुआ दिल है तो देख याद रखेगा। कल जब आप वोट डालने जाएंगे, सोचो आप ये, हां मेरी नफरत पर आपको वोट मांगा जाएगा, यकीनन मुझे निशाने मलामत बनाया जाता, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे जीने का सलीका आ चुका है। मैंने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया है हमने। मगर आप सोचो, देश की जनता को सोचना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में मैं सालार मिल्लत, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मरहूम कायद का इंतकाल भी रमज़ान मुबारक के महीने में 2008 में 29 की शब को, आज ही के दिन 29 की शब को आता। मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मरहूम कायद की मग़फ़िरत फरमाए। ये सालार मिल्लत की खिदमात को अगर मैं एक लफ्ज़ में बयान करूं तो ये वाहिद भारत का पॉलिटिशियन था मेरा कायद, मेरा सदर, मेरा सालार, जिसके पैरों के पास बैठकर मैंने सियासत सीखी। आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ अल्लाह के फजल व करम की वजह से हूं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े की वजह से हूं, मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से हूं, मेरी शेख की दुआओं की वजह से हूं कि उन्होंने मुझे, सालार मिल्लत ने मुझे ये सियासत सिखाई। अगर एक जुमले में बयान करूं सालार की खिदमत को, सालार ने भारत के मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का अगर किसी ने रास्ता दिखाया तो मरहूम कायद सालार मिल्लत। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का किसी ने मैसेज दिया और उसको अमली जामिनामा पहना तो उस कायद का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जिसको हम प्यार और मोहब्बत से सालार मिल्लत कहलाते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। और मैं आखिर में आपसे अपील कर रहा हूँ कि डरने और घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों, ये मुल्क हमारा है। लोग जब आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या है, क्या है आपके पास, कहना कि मेरे पास अल्लाह है, मेरे पास अल्लाह का रसूल है, मेरे पास अल्लाह का कलाम है, कुरान करीम है, मेरे पास अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मेरे पास बिस्मिल्लाह मेरे पास बिस्मिल्लाह है, मेरे पास तबारक का है, मेरे पास यासीन है, मेरे पास काफ हा या साद है, मेरे पास हामीम है। बिस्मिल्लाह हमारा दरवाज़ा है, तबारक का हमारी दीवार है, यासीन हमारा छत है, काफ हा या मीम साद हमारे लिए काफ़ी है, और हामीम हमारी हिफाजत के लिए काफ़ी है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, फिर से आपसे अपील कर रहा हूँ कि इस गुनाहगार के बारे में भी आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम पूरे इखलास के साथ इंसानियत की खिदमत करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।